गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज नहीं आ रही। अरे, हाँ जी, अब आई। गुड मॉर्निंग। ऐसे तेरे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी नहीं आया होगा फिर। हाँ जी। बंद था वो माइक। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ये लो हरप्रीत, सेकंड वाला क्वेश्चन करो दोबारा से। गलती लिख दिया आपने। ऑस्ट्रियन प्लेट कौन सी है लवप्रीत? ऑस्ट्रेलियन है? हैं? ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया एक ही है? मैंने लिखवाया है ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालयस भी। देखो उसको चेक करो। फीचर्स लिखने हैं ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालयस के। आपने बैंड के बारे में लिख दिया है सारा। बैंड तो डिफरेंट चीज है ना, वो तो अलग चीज है। ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालयस के बारे में लिखो, वो कहाँ पे लोकेटेड है, हाइट का क्या चक्कर है, विड्थ का क्या चक्कर है, रिवर्स की एग्जांपल दे सकते हो। फीचर्स उनके लिखने थे।
ये लो, अच्छा किया आपने। शुक्र है। कभी तो अच्छा किया कुछ। नहीं तो मेरा नाम पूरा डुबोने में लगे हुए हैं सारे के सारे। हिमालयास की फॉर्मेशन के ऊपर लिखना था ना। हिमालयास की फॉर्मेशन की डायग्राम आप बना सकते थे शानू, इसमें बनाई क्यों नहीं? और ये जो सिग्निफिकेंस लिख रहे हो इसमें कोई कोई तो दो दो पॉइंट ऐड करो। एक एक लाइन छोड़ के इसको थोड़ा ऐड तो करो। आपके पास 150 वर्ड्स है, वो तो यूज कर लो। आपने तो 150 वर्ड्स भी नहीं यूज किए। क्वेश्चन के दो पार्ट्स है ना। राइट अ नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, 5 नंबर इसके हैं। एंड व्हाई हिमालयाज आर सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, 5 इसके हैं। तो उस अकॉर्डिंग मिलने, तो फॉर्मेशन के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा। बस इतना लिखा है कि दो प्लेट्स मिली और हिमालयाज बन गए आज से 10 मिलियन साल पहले। हम्म। ऐसा कैसे भूल गए भाई? गुड मॉर्निंग। इसके बारे में भी कुछ कुछ नहीं लिखा, बीच में ही छोड़ दिया है। पढ़ा ही नहीं होगा, लिखना कहाँ से था? क्लासेस तो लगाई नहीं, है ना? छुट्टियों पे थे ना? फिर इतनी गंदी राइटिंग करके घर पे क्या बैठा कर रहा है अभी? है? चलो, गलती नहीं है। गंदी नहीं है और क्या है, ये देखना। 1 साल हो गया मुझे बोलते हुए, आज तक इसकी राइटिंग नहीं सुधरी। और कटिंग कम तो क्या करनी, बढ़ा दी और उसकी जगह जगह पे कटिंग कर रखी है। बच्चे थोड़ी ना हो तुम लोग, ये देखो सही। जैसे एलजी क्लास के बच्चे ने लिखा हो। एलजी यूके जी वाली क्लास वाले जो बच्चे हैं वो भी इससे अच्छा लिखते हैं, साफ साफ। इतनी कटिंग तो वो भी नहीं करते।
इसको देखो जरा, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन्स ऑफ इंडिया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। एक ही तो बात है वो, पहले इससे स्टार्ट कर रहा है। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न इंडिया, दे स्टार्ट्स फ्रॉम इंडस रिवर एंड इंडस रिवर प्लेन्स एंड टिल द गंगा प्लेन्स। ये क्या हुआ? उसकी तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंडस प्लेन्स एंड गंगा प्लेन्स पे खत्म हो जाते हैं, तो वो कहाँ पे है, वो तो लिखो कुछ, कि हिमालयाज के साउथ में है, पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ में है, कुछ तो लिखो। ये शिकागो देखो, रेड पेन आपको किसने अलाउ किया यूज करना है? आपके हालात भी रवीन वाली हो रखे हैं, देखना इसकी कटिंग देखना। अब इसको मैंने क्या नंबर दूं? इतनी कटिंग, हाईलाइट करके दूं कितनी कटिंग? क्यों ना करना? सर कई बार स्पेलिंग गलत हो जाती स्पेलिंग क्यों गलत हो जाते हैं भाई? तुम बच्चे हो कोई छोटे? है। और कई बार सर कोई वर्ड याद नहीं आता, उसकी जगह कुछ और लिख देते हैं, फिर बाद में याद आ जाता है। कोई एक भी पॉइंट है जिसमें कटिंग ना की हो? तो सोच सोच के, तो पढ़ के क्या है फिर, अगर सोच सोच के लिखना था तो? पेपर में इतना सोचने का टाइम नहीं होता। बाकी बिना सोचे लिख रहे थे हैं? कोई है एक भी क्वेश्चन जिसमें कटिंग ना की हो? कोई डायग्राम बनाओ, मैंने डायग्राम आपको उस दिन बना के दिया, सब किया। वो किसने बनाना था, पड़ोसियों ने? फॉर्मेशन का तो डायग्राम बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। ज्योग्राफी में तो डायग्राम, मैं यहाँ पे क्यों पूरा दिन यहाँ पे ये घिसाता रहता हूँ, ये आपका मार्कर? कभी कोई टॉपिक है जो मैंने बिना डायग्राम के समझाया हो फिर? इतनी कटिंग वाला पेपर ना एग्जामिनर चेक नहीं करता, कांटा मार के आगे चलता बनता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। हम्म। इतना वेला बैठा होता है एग्जामिनर कि तुम्हारा पेपर के ऊपर वो अपनी सरदर्दी करेगा? बताओ। किसी की कोई डायग्राम नहीं, तीनों ही क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम्स बन सकते, चलो दूसरे वाले में आप स्किप कर सकते थे डिफरेंसेस वाले में, लेकिन पहले और तीसरे क्वेश्चन में तो डायग्राम बनती थी ना, क्यों नहीं बनाई वो? ये पंजाब हरियाणा राजस्थान गंगा प्लेन्स को एक्सप्लेन किसने करना है? ऐसे किसे तुम्हें नंबर दे दूं मैं? हम्म। बिना लगे फ्री में दे दूं नंबर?
कुछ लिखा है नहीं इसमें, है? टाइम पे आगे पढ़ने का क्या मतलब है? जहां एक एन लगानी है वहां पे दो लगाती है ये लड़की, और जहां पे दो एल लगानी है वहां पे एक लगाती है? क्या कर रखा है स्पेलिंग्स का ये? तुमसे तो वो भी नहीं लिख रहा, रट्टा भरे लिख देते हैं, तो समझ के लिख देते, वो भी नहीं लिखा। हाँ तो मैं भी कौन सा इतना वेला घूम रहा हूँ कि नंबर दूंगा फिर तुम्हें, है? हाँ देखो जरा इसको, तुम्हारी तो वो बात होगी, कल वो दो बच्चे लड़ रहे थे उधर, वो लड़की बोलती सर ये मुझे बोलता है कि तू साफ साफ लिखती है सर, तुझे इसलिए नंबर दे देते हैं, तेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है। बोलती है ये सवाल उठा रहा है कि तू पढ़ती तो है नहीं, तेरे नंबर कैसे आगे ले देख लो, उसने सब लिखा हुआ था, तो नंबर मिलेंगे उसको, क्या होगा? और वो रवीन जैसा गंदी राइटिंग, कटिंग, जो आर्टिकल जहां पे लिखना है वहां पे लिखा नहीं, दूसरी जगह लिख देना, और फिर बोलता मुझे नंबर क्यों नहीं मिल रहे, और सवाल उस पे उठा रहा कि अब ये वो बात आपकी होगी कि सर ये तो रट्टे मारती है नंबर मिल गए, जो रट्टा मारता है। ऐसा नहीं होता है, पहले रट्टा ही मार लो, है? जो डाटा है उसका तो रट्टा ही बजता है, और क्या होता है? डाटा तो समझ नहीं ना सकते, तो उसमें तो याद ही करना होता है, उसको तुम रट्टा बोलो कुछ मर्जी बोलो, करना तो याद पड़ता है वो, और जब तक याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं लिख पाओगे। जब तुम्हें यही नहीं पता कि कितने किलोमीटर उनकी विड्थ है हिमालयास की, कितना क्या है, तो बाकी उसके बारे में क्या समझाओगे? कहाँ से 1600 किलोमीटर होगी? किसने लिखवा दी तुम्हें 1600 किलोमीटर? मैंने तो नहीं लिखवाई। देखो अब 2400 पे आ गए। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं फिर हम लोग। सो नेक्स्ट लिखना, जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले इसमें जो जून में बहुत ज्यादा चीज न्यूज में चली है, दैट इज कॉयलेशन गवर्नमेंट। सो लिखो कॉयलेशन गवर्नमेंट क्या होती है। कॉयलेशन गवर्नमेंट मतलब जो गठबंधन वाली सरकार बनती है, क्योंकि हमें पता है कि इस बार बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीट्स आई थी, समझ रहे हो? बीजेपी के पास कितनी सीट्स आई थी? 240।
लेकिन अगर आप देखोगे जिसकी सरकार बनी है वो क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दैट इज एनडीए। उनके पास 293 सीट्स थी। बीजेपी इज पार्ट ऑफ एनडीए, इस चीज को दिमाग में रखना। टोटल सीट्स हमारे पास कितनी है लोकसभा की, तो लोकसभा में आपको टोटल 543 सीट्स देखने को मिलेगी। 543 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए थे हमारे 18th लोकसभा के। कौन सी लोकसभा के? 18th, 18वीं लोकसभा थी इस बार। अब 543 का 50% क्या होगा बताओ जरा, अब इनको कैलकुलेट करना है। सर उल्लू टू हो, 500 का टू 250 हो गया, 40 का 20, 250 प्लस 20, 250 प्लस 20, सर 270। 270। तीन बच गया, तीन की मेजोरिटी क्या होगी? दो। तो मतलब कितना हो गया? 272। तो आपको कम से कम कितनी सीट्स चाहिए? 272। 272 सीट चाहिए आपको अगर आप क्या करना चाहते हो, सरकार बनाना चाहते हो। और इनके पास कितनी थी? 240। तो मतलब क्या है, कितनी सीट्स की कमी थी? 5 सीट्स की कमी थी। कितनी? 32 सीट्स की कमी थी। तो मतलब बीजेपी को 32 सीट्स और चाहिए थी, आप बोल सकते हो, सरकार बनाने के लिए। समझ रहे हो? सरकार बनाने के लिए। अगर आप 2019 के इलेक्शन को देखते हो तो अकेली बीजेपी के पास कितनी सीट्स थी? 303 सीट्स अकेली बीजेपी के पास। तो पिछली बार बीजेपी को सरकार बनाने के लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ उन्होंने एनडीए की सरकार ही बनाई, आप बोल सकते हो, क्योंकि इनका ऑलरेडी एक कोalition बना हुआ है। बट उसमें खास तौर पे शासन कौन कर रहा था? ओनली बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास अकेली के पास 303 सीट्स थी। इस बार अकेली बीजेपी नहीं चल सकती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बन ही नहीं पाएगी, आप बोल सकते हो। इस बार बीजेपी वाले हाईली डिपेंडेंट है अपनी कोalition के ऊपर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के ऊपर। अब इसकी क्या हिस्ट्री है? कई बार पता क्या होता है, जब ऐसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, कि हमारे देश के अंदर कोalition गवर्नमेंट वाला सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, कितनी कोalition की गवर्नमेंट्स बनी हैं, तो वो थोड़ा सा अंदाजा आपको होना चाहिए। तो वही सारी चीजें हम लिखेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री और इसके क्या फायदे नुकसान होते हैं उसके बारे में। ठीक है, सो लिखो फिर। recently recently the results of lok sabha recently results of lok sabha showcased a new coalition government showcased a new coalition government at the union level at the union level as no political party as no political party have gained the clear majority to make a government, have gained the clear majority to make the government। ठीक है, कोई भी सदन के जब इलेक्शन होते हैं ना, जैसे मान लो कि पंजाब के विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, पंजाब के विधानसभा में 117 सीट्स हैं, 117। अगर आप पंजाब के अंदर सरकार बनाना चाहते हो तो आपके पास 117 का 50% कर लो। 117 का 50% क्या होगा? देखो अब फिर चलेंगे उधर, उल्लू कहीं सर के। 58 9। 58 पॉइंट, सर ये 57 58 इतनी के चाहिए होंगी। 58 चाहिए होंगी। कैसे चाहिए होंगी? 58 नहीं, 59 चाहिए होंगी उल्लू। कैसे? सीधा देखो, 117, ठीक है, दिमाग चला लिया करो थोड़ा सा। 117 में से कम कर लो, 110 पे आ जाओ। 110 का आधा क्या होगा? 55। 55 प्लस 4, 59। तुम्हारा दिमाग इतना तेज क्यों नहीं चलता है? तुम क्या बोंगू से बन के बैठे रहते हो पूरे दिन? वेले खा खा के इनका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। चला लिया करो उसको थोड़ा बहुत। उसी टाइम पेन जाता है इनका कॉपी के ऊपर। क्या तुम्हें ये भी नहीं हाफ करना आता?
तो आपको कम से कम 59 सीट्स चाहिए, आप बोल सकते हो, पंजाब के अंदर स्टेट लेवल पे सरकार बनाने के लिए, राइट। तो मतलब क्या है, जितनी सदन की सीट्स होती है उसका 50% +1 कर देना होता है आपने, ठीक है। और जहां पे आपको 50% कुछ हाफ में देखने को मिले उसको पूरा कंसिडर किया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। जैसे मान लो कि यहाँ पे 58.5 है, तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे, 59 कंसिडर करोगे, आप बोल सकते हो, राइट। इस चीज को दिमाग में रखना। सो यहाँ पे किसी भी पार्टी के पास क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी, तो यहाँ पे बनती है कॉइलेशन की गवर्नमेंट। अब ये कॉइलेशन की गवर्नमेंट है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू कैन राइट इट डाउन, दिस डेफिनेशन जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। सो लिखो इसमें, द कॉइलेशन गवर्नमेंट रेफर्स टू, द कॉइलेशन गवर्नमेंट रेफर्स टू a political arrangement, refers to a political arrangement where multiple parties, where multiple parties collaborate, collaborate, collaborate to form a government. Multiple parties collaborate to form a government when no single party, when no single party secures a clear majority, when no single party secures a clear majority in the legislature, in the legislature. लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो लॉ बनाने वाली बॉडी होती है। लॉ बनाने वाली बॉडी क्या है, सेंटर लेवल पे लोकसभा, पार्लियामेंट का पार्ट है ना लोकसभा, और दूसरी तरफ स्टेट लेवल पे विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, अगर किसी सिंगल पार्टी के पास, एक इकलौती पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आती है, तो एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट बनाया जाता है जिसमें मल्टीपल पार्टीज इकट्ठी होती हैं और एक साथ सरकार बनाती हैं। यहां पे पार्टीज मर्ज नहीं हो रही हैं, इस चीज को दिमाग में रखना। पार्टी का मर्जर इज अ डिफरेंट थिंग। पार्टी का मर्ज होने का मतलब क्या है कि अब वो दो पार्टीज नहीं रही हैं, वो एक ही होगी, आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, बीजेपी अपने आप में एक अलग पार्टी भी है, और बीजेपी के अलावा और बहुत सारी पार्टीज, मोर देन 30 पार्टीज मिलती हैं और क्या बनाती हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। सो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में आपको जितनी भी पार्टीज देखने को मिलेंगी, उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है जिसको हम बोलते हैं एनडीए, और उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है। जैसे मैंने बोला बीजेपी, बीजेपी की कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है बाकी पार्टीज के साथ, एनडीए, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है, भारतीय जनता पार्टी। दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं, आप बोल सकते हो। इट इज नॉट मर्जर, इस चीज को दिमाग में रखना, पार्टीज मर्ज नहीं हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the first coalition government in India, the first coalition government in India at union level, at union level was formed by, at union level was formed by Janata Dal, was formed by Janata Dal under the leadership of, under the leadership of Morarji Desai, Morarji Desai in March 1977, under the leadership of Morarji Desai in March 1977। देखो 1951 के अंदर, 1951 के अंदर हमारे देश के पहले इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के। तब से लेके मार्च 1977 तक कांग्रेस की सरकार चली है। कांग्रेस की सरकार अगर मैं बोल रहा हूं तो एक पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस एक पार्टी की सरकार चली है, लगातार बार बार इलेक्शंस में ये जीतते रहे, आप बोल सकते हो। पहली बार आप बोल सकते हो कांग्रेस को टक्कर कौन देता है, जनता दल। जनता दल एक कोएलिशन की गवर्नमेंट थी, आप बोल सकते हो, इसमें कई सारी पार्टीज मिलती हैं और मिलकर सरकार बनाती हैं, और इंदिरा गांधी यहाँ पे 77 के इलेक्शंस में हारती है, आप बोल सकते हो।
और जब ये कोalition की गवर्नमेंट बनी है तो कोalition का प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? मोरारजी देसाई। साथ में लिख लो, soon in 1979, soon in 1979 Morarji Desai was replaced by, soon in 1979 Morarji Desai was replaced by चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। पहले तो मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई रहते हैं 77 से लेके 79 तक। 79 में कोalition क्या करती है? मोरारजी देसाई को हटा के अपने एक नए बंदे को बिठा देती है जिसका नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह रहता है 1980 तक, और इसके बाद इनकी कोalition टूट जाती है। इनका गठबंधन जो है वो टूट जाता है। गठबंधन टूट गया तो मतलब किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो यहाँ पे नतीजा क्या निकलता है? लोकसभा रद्द हो जाती है। क्योंकि जब तक तो गठबंधन बना हुआ है तो उनके पास मेजोरिटी है टोटल सीट्स की, आप बोल सकते हो उन्होंने सरकार बना रखी थी। जब गठबंधन टूट गया तो कांग्रेस के पास भी मेजोरिटी नहीं है और किसी पार्टी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, गठबंधन टूट चुका है, तो लोकसभा रद्द हो जाती है। फिर लोकसभा के दोबारा से इलेक्शंस होते हैं 1980 में, और 1980 में जाके फिर इंदिरा गांधी की पार्टी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर जीत जाती है। तो बीच में ये जो 77 से लेके 80 तक के 3 साल है, इन 3 सालों में 2 प्राइम मिनिस्टर आपको कोalition के देखने को मिलते हैं। तो एक चीज हमें क्लियर होगी कि जब कोalition की सरकार बनती है तो थोड़ी सी अनस्टेबल सरकार होती है। देखो बीजेपी की कोalition की सरकार इतनी अनस्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको चाहिए 272 सीट्स, 240 सीट्स बीजेपी के पास है, सिर्फ 32 सीट्स के लिए उनको आप बोल सकते हो कोalition बनाना पड़ा, तो ऑटोमेटिकली वो 32 सीट्स 240 के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगी। डोमिनेट कौन करेगा? 240 सीट्स की बीजेपी। लेकिन यहां पे क्या था, किसी के पास भी इतनी ज्यादा सीट्स नहीं थी, सबके पास एक जैसी सी सीट्स थी, आप बोल सकते हो 20-20, 25-25 सीट्स आप बोल सकते हो। जिसकी वजह से क्या था, इनके आपस में मतभेद बहुत ज्यादा होते थे कि हमारी पार्टी के बंदे को मिनिस्टर बनाओ, हमारी पार्टी के बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तो वो आपस में लड़ते थे, जिसकी वजह से कोalition जल्दी टूट जाता है आप बोल सकते हो, और लोकसभा भी फिर रद्द हो जाती है। ठीक है, साथ में कॉमा लगा के लिख लो, अल्टीमेटली अल्टीमेटली लोकसभा डिसॉल्व्ड, अल्टीमेटली लोकसभा डिसॉल्व्ड in 1980, लोकसभा डिसॉल्व्ड in 1980, comma, re-election took place, re-election took place in January 1980, re-election took place in January 1980, resulted into the formation of government of single party, resulted into the formation of government of single party, that is Indian National Congress, that is Indian National Congress। सो फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस सिंगल पार्टी की सरकार बन जाती है 1980 के इलेक्शंस में जाके, जनवरी में जाके आप बोल सकते हो। और उससे पहले क्या चल रही थी आपकी? कोalition की गवर्नमेंट। तो ये हमारे देश की पहली कोalition की गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार। इट इज इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन 1989, अब ये बड़ा जबरदस्त है, ये जो 10 साल आपको देखने को मिलेंगे। इन 1989 the era of coalition politics started in India। In 1989 the era of coalition politics started in India, which existed for almost 25 years, which existed for almost 25 years। तो मतलब 2014 के इलेक्शंस तक, सीधी बात है,
2014 के इलेक्शंस तक आपको क्या है, कोएलिशन की गवर्नमेंट्स ही देखने को मिल रही है। हालांकि उसके बाद भी कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन उस कोएलिशन की गवर्नमेंट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसकी भी हम बात करेंगे। 89 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वीपी सिंह। अब ये वीपी सिंह, फिर पीवी नरसिम्हा राव, आपको इन 10 सालों के अंदर 7 बार प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखने को मिलेगा। 89 से 98 के बीच में अगर आप देखोगे 7 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, 10 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिखो फिर नीचे, इन 1989, in 1989 वीपी सिंह, in 1989 वीपी सिंह became prime minister of India. VP Singh became prime minister of India, comma, VP Singh became prime minister of India, comma, between December 1989, between December 1989 to November 1990, December 1989 to November 1990। तो अब ध्यान से देखते जाना कितने आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले वीपी सिंह 1989 से 1990, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 1989 टू 1990, कॉमा, he presented Indian National Congress, he presented Indian National Congress, not in Indian National Congress, Janata Dal, he presented Janata Dal, Indian National Congress तो इससे पहले he presented जनता दल। तो जनता दल की एक बार फिर से सरकार बन रही है, ठीक है। 77 के बाद 89 में जाके इनकी सरकार बनी है, फिर से आप बोल सकते हो। साथ में लिखो कॉमा लगा के, he was replaced by चंद्रशेखर, he was replaced by चंद्रशेखर, ब्रैकेट में लिख लेना, नवंबर 1990 से लेके जून 1991, नवंबर 1990 से लेके जून 1991। फिर देखो एक साल भी मसा मुश्किल से है, जून 1991, 223 दिन के लिए बंदा रहता है, कॉमा, ही प्रेजेंटेड समाजवादी जनता पार्टी, ही प्रेजेंटेड समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी। अब ये भी क्या है, कोएलिशन। देन ही वॉज रिप्लेस्ड बाय पीवी नरसिम्हा राव, he was replaced by PV Narasimha Rao। बिटवीन, ब्रैकेट में लिख लो, जून 1991 से लेके मई 1996, 1991 से लेके 1996 ही प्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मतलब एक बार फिर से कोएलिशन की सरकार बनी जनता दल वाली, लेकिन वो कोएलिशन की सरकार फिर से फेल हो गई। अगेन 2 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ फेल। पहले भी 77 से लेके 79 के बीच में 2 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ फेल हो गई थी सरकार, वैसा ही यहाँ पे होता है। अल्टीमेटली इलेक्शंस फिर से होते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्टेबल सा प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे 5 साल अपने पूरे करता है, 91 से लेके 1996। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर है इस एरा का, इन 10 सालों का। उसके बाद इन द इलेक्शंस ऑफ 1996, in the elections of 1996, अटल बिहारी वाजपेयी,
अटल बिहारी वाजपेयी became prime minister of India for only 16 days. Became prime minister of India for only 16 days. He presented Bharatiya Janata Party. He presented Bharatiya Janata Party. भारतीय जनता पार्टी जो है ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि जनता दल का ये पार्ट था। भारतीय जनता पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर बिठाती तो है, लेकिन जल्दी ही कोalition यहाँ पे शोर मचा देता है और प्राइम मिनिस्टर को हटा के अटल बिहारी वाजपेयी को हटा के जनता दल के कोalition का यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। सिर्फ 16 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को संभालते हैं। सो लिखो नेक्स्ट, ही वॉज रिप्लेस्ड बाय अ कोalition प्राइम मिनिस्टर। He was replaced by a coalition prime minister, H.D. Devegowda. H.D. Devegowda. ब्रैकेट में लिख लेना 1996 से लेके 1997। अब इनके हालात तो वही होंगे जो पहले चल रहे हैं। 1996 से लेके 1997 he presented जनता दल। he presented जनता दल। अब जनता दल की पुरानी हिस्ट्री है कि जब सरकार बनती है दो प्राइम मिनिस्टर पक्का बनाते हैं, तो यहां पे भी यही होता है। सो लिखो, he was replaced by another जनता दल प्राइम मिनिस्टर। he was replaced by another जनता दल प्राइम मिनिस्टर, आई के गुजराल। आई के गुजराल, अगर तुम्हें याद हो, तुम्हें आई के गुजराल की डॉक्ट्रिन करवाई थी, गुजराल डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं। आई के गुजराल कब से कब तक? 1997 से लेके 98 तक। 1997 से लेके 98 तक। फिर सरकार फेल होगी जनता दल की, फिर जनता पार्टी की सरकार बनती है। सो लिखो, इन द इलेक्शंस ऑफ 1998, तो जनता दल का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। अगर आप देखोगे तो 2 साल के लिए मसा ही चलते हैं, 2-2.5 साल के लिए, और उसमें 2 प्राइम मिनिस्टर देके जाते हैं। 3 बार आए, तीनों बार यही किया, उसके बाद आए नहीं बस कभी है। हाँ हाँ, आई के गुजराल काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनके बारे में मैंने गुजराल डॉक्टर है, ये पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। एच.डी. देवेगौड़ा के टाइम पे ही वॉज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, बाद में इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, 12वां प्राइम मिनिस्टर। आई के गुजराल वॉज 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इन द इलेक्शंस ऑफ 1998, जनता पार्टी वॉन। जनता पार्टी वॉन, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी वॉन एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। भारतीय जनता पार्टी वॉन एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। लिख लेना, 1998 से लेके 2004 तक फिर यही रहा है बंदा। 2004 में तो इलेक्शंस ही हो गए ना अर्ली टाइम में, 5 साल ही है, ज्यादा नहीं है। 2004 तक है, मतलब 6 साल के अराउंड। एक्चुअली 6 साल के अराउंड होने का कारण क्या है कि इस टाइम पे इलेक्शंस डिले हुए थे, बीच में वॉर आ गई थी ना, अगर आपको याद हो तो। वॉर की वजह से बीच में 1999 की वॉर आ गई पहले तो, उसके बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे। किसके? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। उसकी वजह से इलेक्शंस थोड़े से डिले हो गए थे, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये बंदा 6 साल से ऊपर के लिए रहता है, लेकिन जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना सिर्फ 16 दिन के लिए रहा था। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद लिखो, मनमोहन सिंह became prime minister of India. मनमोहन सिंह became prime minister of India ब्रैकेट में लिख लेना 2004 से 2014 तक, वो जो रहा है 2004 से 2014 तक, 2 बार जीता ना। अंडर द कोalition गवर्नमेंट ऑफ
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। मनमोहन सिंह को अगर आप देखोगे तो ये बंदा तो कहां से है, कांग्रेस से, ठीक है। मनमोहन सिंह कहां का है, कांग्रेस का। कांग्रेस के अलायंस क्या बोलते हैं, यूपीए। जैसे बीजेपी की अलायंस को बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इनकी अलायंस का नाम क्या है, यूपीए। पहले यूपीए चल रही थी, 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार चली है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। अकेली कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी थी, आप बोल सकते हो। और वो यूपीए की जब हम बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको याद रखना। अभी कांग्रेस ने कौन सी बना रखी है, इंडिया। अभी इन्होंने कौन सी अलायंस बना रखी है, इंडिया। पहले वो यूपीए अलायंस थी। देन he was replaced by he was replaced by Narendra Modi. He was replaced by Narendra Modi 2014 से लेके प्रेजेंट, 2014 से प्रेजेंट, ठीक है। सो अभी हमारे पास यही बैठे हुए हैं। ही रिप्रेजेंटेड भारतीय जनता पार्टी, ही रिप्रेजेंटेड भारतीय जनता पार्टी एंड coalition called NDA, and coalition called NDA, that is National Democratic Alliance, National Democratic Alliance। ये देखो यहाँ पे 89 से स्टार्ट हुआ काम और 98 पे खत्म हो रहा है। 10 साल मसे ही हैं, आप बोल सकते हो। 10 सालों में 7 बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा, आई के गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। 7 बार प्राइम मिनिस्टर बना, आप बोल सकते हो। 10 साल भी नहीं है पूरे, ठीक है। सर अभी मतलब ਜਿਹੜੀ कोएलिशन है वो 79 से स्टार्ट हो गया, अभी तक कोएलिशन चल रहा है इरा। नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है ना, तो बीजेपी के पास अच्छी खासी सीट्स होती हैं, जिसकी वजह से ये वैसा कोएलिशन नहीं है जैसा एक्चुअल में कोएलिशन हमें पहले देखने को मिला है। तो ये जो 25 साल में आपको बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ 2014 तक, 89 से लेके 2014 तक। वो बोलने का कारण क्या है कि इस कोएलिशन के अंदर पार्टीज का जो मतलब इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा होता था। अभी जो कोएलिशन है इसमें बाकी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। उसका कारण यही आप बोल सकते हो कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और ज्यादा सीट्स जीत रही है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट लिखो, 2024 मार्क 2024 marked the re-emergence of coalition government, re-emergence of coalition government as BJP won, as BJP won 240 seats, BJP won 240 seats, comma, they needed 32 coalition seats, they needed 32 coalition seats to make the government, to make the government. However, in 2014 elections, BJP won 282 सीट्स। सरकार तो अकेली की बन गई ना, बीजेपी वॉन 282 सीट्स। तो सरकार बनाने के लिए बाकी पार्टीज की जरूरत 2014 में इनको नहीं थी, लेकिन उन्होंने सरकार कोएलिशन की बनाई है। वो सरकार एनडीए की है, लेकिन उसमें जरूरत नहीं है बाकी पार्टीज की। बाकी पार्टीज को अपने साथ इसलिए जोड़ के रखा कि फ्यूचर में जरूरत पड़े तो हमें कहीं भागना ना पड़े, फिर आप बोल सकते हो। सो 82 में अगर आप देखोगे तो कहने के लिए कोएलिशन की गवर्नमेंट है, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट किसकी बनी है, अकेली बीजेपी की बनी है। लेकिन वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनडीए को। उसका कारण ये है कि जैसे इस बार इनको जरूरत पड़ गई ना,
अगर ये 2014 में बाकी अपनी पार्टीज को बोलते चलो भागो यहाँ से, कोई कोalition ये के लिए बीजेपी सरकार बनाएगी, या 2019 में खुश हो जाते कि 303 सीट्स हमारे पास आ गई, भागो तुम लोग, तो इस बार इनकी सरकार नहीं बनी थी फिर। इन 2014 इलेक्शन बीजेपी won 282 सीट्स, कॉमा इन 2019 इलेक्शन बीजेपी won 303 सीट्स, 303। बीजेपी won इन 2019 इलेक्शंस, बीजेपी won 303 सीट्स। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार जरूरत पड़ी है इनको 2024 के अंदर, क्योंकि इस बार इनके पास पूरी सीट्स नहीं थी जितनी चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, जिस चक्कर में इनको क्या करना पड़ा, इनको कोalition की सरकार बनानी पड़ी मजबूरी में। पहले ये बना रहे थे अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ये मनमोहन सिंह वगैरह को, तो इनके पास जब 2009 के इलेक्शंस हुए, मनमोहन सिंह की पार्टी के पास, दैट इज कांग्रेस, कांग्रेस के पास सिर्फ 206 सीट्स थी। और कितनी सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए? 272 थी। कितनी कांग्रेस के पास? 206। तो मनमोहन सिंह की सरकार बनी है कोalition से। 2004 में भी सेम सीन था, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी कोalition से, अकेली कांग्रेस की सरकार बन ही नहीं सकती थी। लेकिन 2014 में अकेली बीजेपी की सरकार बन सकती थी, 2019 में अकेली बीजेपी की सरकार बन सकती थी, कोalition की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बार कोalition की जरूरत है। सो 89 से 2014 तक लगातार कोalition की सरकार चली है, फिर अब 2024 में फिर से आ गई, आप बोल सकते हो, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ कोalition गवर्नमेंट। अब कोalition गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, कोalition गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ कोalition गवर्नमेंट। सो लिखो इसमें, नंबर 1, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। तो लिख लो इसमें, कोalition गवर्नमेंट रिप्रेजेंट मल्टीपल पार्टीज। कोalition गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स मल्टीपल पार्टीज with multiple ideologies, with multiple ideologies which potentially leads to, which potentially leads to more progressive, more progressive and inclusive, more progressive and inclusive policies of government, more progressive and inclusive policies of government। जब देखो बहुत अलग अलग तरह की पार्टीज मिलके सरकार बनाती हैं, तो हर एक पार्टी की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, हर एक पार्टी किसी ना किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए काम करती है। अगर कुछ मल्टीपल पार्टीज मिलके सरकार बना रही हैं, तो वो सारी आइडियोलॉजीज को मान्यता दी जाएगी, आप बोल सकते हो। ज्यादा डिफरेंट तरह के आपके पास विचारधारा है, ज्यादा डिफरेंट तरह के आपके पास पर्सपेक्टिव्स हैं, तो आपकी पॉलिसी ज्यादा बेहतरीन होंगी, प्रोग्रेसिव होंगी, इंक्लूसिव होंगी। इंक्लूसिव का मतलब होता है हर तरह की आइडियोलॉजी को देख के, परख के, जान के फिर बनाई गई है पॉलिसी, आप बोल सकते हो, ठीक है। वो ज्यादा बेहतरीन होता है, आप बोल सकते हो। जितनी ज्यादा आपके पास पर्सपेक्टिव्स हैं, दैट इज गुड। एक पर्सपेक्टिव है तो वो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप वाला काम हो जाता है। नंबर 2, चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस। अब इसमें लिखो, कोएलिशन पार्टनर्स, coalition partners can act as, coalition partners can act as check on each other,
can act as a check on each other, which reduces the chances of which reduces the chances of authoritarian government, which reduces the chances of authoritarian government, authoritarian government। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि एक पार्टी, एक लीडर डिक्टेटर बन के बैठ जाएगा, सारी अथॉरिटी अपने हाथ में लेके बैठ जाएगा कि जो मैं बोलूंगा वही होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है। नंबर 3, कंसेंसस बेस्ड, रजामंदी, कंसेंसस, कंसेंसस बेस्ड। सो लिखो इसमें, द कोएलिशन गवर्नमेंट, the coalition government runs on the basis of consensus, not majority, runs on the basis of consensus, not majority, which potentially leads to more acceptable policies, which potentially leads to more acceptable policies, more acceptable policies। देखो, कोalition की गवर्नमेंट मेजॉरिटी पे नहीं चलती है। जैसे मान लो कि 10 पार्टीज की कोalition बनी, आप बोलो कि 5 पार्टीज 6 पार्टीज जो बोलेंगी वो करेंगे, 4 पार्टीज भाड़ में जाए, वो नहीं हो सकता। 10 की 10 पार्टीज की रजामंदी लेके आपको सरकार चलानी होगी। सो ऑटोमेटिकली जब 10 पार्टीज मिलके सरकार की पॉलिसीज बना रही हैं तो वो पॉलिसीज जनता भी ज्यादा एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हर तरह की विचारधारा उस पॉलिसी में आपको देखने को मिलती है। सो कंसेंसस बेस्ड इज इंपॉर्टेंट थिंग, कि रजामंदी के बेसिस के ऊपर चलते हैं, मेजॉरिटी के बेसिस के ऊपर नहीं। फिर उसके बाद लिखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक इसका और क्या हो सकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो लिखो इसमें, coalition government often included, coalition government often included several regional parties or state parties, several regional parties or state parties which results into increase in the bargaining power, which results into increase in the bargaining power, bargain करते हो ना, bargaining power of states, of states। जैसे अगर तुम्हें याद हो, अकाली दल करके हमारे पास एक पार्टी है पंजाब के अंदर, अकाली दल पार्टी का कोएलिशन है किसके साथ, बीजेपी के साथ। उस कोएलिशन का नाम क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। समझ रहे हो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। पंजाब में बीजेपी को 1-2 से ज्यादा सीट्स मिलती नहीं, इस बार तो कोई भी नहीं मिली मुझे लगता है, एक सिंगल सीट भी नहीं जीती। एक बार वो सन्नी देओल जीता था गुरदासपुर से, वो एक ही जीता था। सर अब तो नहीं है कोएलिशन इनकी, मुझे लगता है, अब नहीं है इनकी अब कोएलिशन। कोई नहीं है, इस बार तो कोई सीट नहीं जीती। वो जो आप बादल की बात कर रहे हो वो तो अकाली दल हो गया ना, मैं बात कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर बीजेपी पार्टी को क्या कोई सीट मिली, आंसर इज नो। लेकिन पंजाब के अंदर अकाली दल को अच्छी खासी सीट्स मिलती रही हैं। अकाली दल के जो आप एमपी बनाते थे पंजाब के अंदर, वो अल्टीमेटली किस कोएलिशन के हैं, एनडीए के। तो पंजाब के अंदर अकाली दल के एमपी अगर ज्यादा बनते थे तो उसका मतलब क्या था, सेंट्रल लेवल पे बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है वो स्ट्रांग हो रही है। अब ध्यान से सर देखो, जब पंजाब में बीजेपी को कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन अकाली दल की वजह से आप बोल सकते हो यहां से इनको सीट्स मिल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली अकाली दल का वहां पे ज्यादा अच्छा दबदबा होगा सेंटर में, कि हमारी ये बात मानो पंजाब के अंदर। सर फेडरलिज्म जब का मतलब होता ये है कि सेंटर स्टेट जो है, सेंटर लेवल पे स्टेट लेवल पे आप बोल सकते हो पावर्स का डिवाइड होना, केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में।
और अगर स्टेट सरकार की पार्टीज को मिला के आपकी सेंटर में सरकार बन रही है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार कैसे बनती है, हर एक स्टेट के पास एमपी की कुछ सीट्स होती हैं, लोकसभा के एमपी की। जैसे इस बार पंजाब में अगर आप देखोगे ज्यादातर जो एमपी की सीट्स हैं वो किसने जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने। किसने जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने। सो अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया के साथ कोalition बना रखा था, इंडिया करके कोalition बना है ना इस बार, सो वो इंडिया कोalition का पार्ट कौन है, आम आदमी पार्टी। सो जो हम इंडिया की सीट्स काउंट कर रहे थे कि इंडिया ने भाई इतनी सीट्स जीत ली है, उसमें हम आम आदमी पार्टी की सीट्स भी काउंट कर रहे हैं, और बाकी 36 38 पार्टीज जो इसके साथ जुड़ी है उनकी सीट्स भी काउंट कर रहे हैं, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट में बैठी हुई पार्टीज का थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, वो डिमांड कर सकते हैं सेंटर की सरकार से कि ये हमारी डिमांड है, पूरी करके दो, क्योंकि हमने तुम्हें सरकार बनाने में हेल्प की है। ठीक है, क्या बोल रहे थे रवीन? सर इनका कोएलिशन तब तक रहा था जब ये फार्मर प्रोटेस्ट था, उसके बाद इन्होंने ये बात खत्म तोड़ कर दिया लिया। इन्होंने। हाँ, हाँ जी, लेकिन हाँ। पहले की बात कर रहे हैं ना हम, इस बार तो हाँ जरूर जी पड़ी, लेकिन पहले की सर। बात। अब तो सर अकाली दल में भी मतलब कि दो पार्ट बन गए, मतलब कि दो में डिवाइड हो गया। खत्म हो गया अकाली दल। और नेक्स्ट लिखो। वो वही तो बता रहा है कि सर जब ये हुआ था ये फार्मर्स वाला प्रोटेस्ट, उस टाइम पे इन्होंने अपना कोalition तोड़ दिया था। कोalition तोड़ने का मतलब क्या है कि अकाली दल ने एनडीए कोalition को छोड़ दिया था, आप बोल सकते हो लीव कर दिया था, तो वो इनकी सिर्फ अपनी सीट है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। चैलेंजेस ड्यू टू कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार के क्या चैलेंजेस होते हैं? चैलेंजेस ड्यू टू कोalition गवर्नमेंट। नंबर वन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सो लिखो इसमें, मैंने आपको वैसे बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी। 1977 में जनता दल की सरकार बनी, गिर गई 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर। 1989 में सरकार बनी, फिर गिर गई, समझ रहे हो? फिर उसके बाद 1998 के अंदर सरकार बनी, फिर गिर गई, आप बोल सकते हो। फिर अल्टीमेटली आपके पास कौन आता है, अल्टीमेटली आता है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कौन सी पार्टी को बिलोंग कर रहा था, बीजेपी को, आप बोल सकते हो। तो मतलब जब जब भी कोalition बेस्ड गवर्नमेंट बनती है तो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप बोल सकते हो। सो लिख लो, द डाइवर्जेंट इंटरेस्ट ऑफ coalition partners, the divergent interest of coalition partner can lead to disagreements, for example, fall of जनता दल गवर्नमेंट, इन 1980, 1991, 1998, 1998। सो मतलब क्या है कि 3 बार जनता दल की सरकार बनी, तीनों बार आप बोल सकते हो इनकी सरकार कुछ कुछ समय के बाद गिर गई। सो 1980 के अंदर सरकार गिनी, 77 में बनी थी, 89 में बनी तो आप बोल सकते हो 1991 में जाके गिर गई। फिर उसके बाद 96 में बनी, 96 से लेके 98 तक चली, मैंने आपको बताया एच डी देवेगौड़ा। और 1998 में कौन किसका टर्म खत्म होता है, आपके आई के गुजराल का। तो 1998 में जाके फिर इलेक्शंस होते हैं, फिर बनता है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी से, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखो, सेकंड इनस्टेबिलिटी या फिर सेकंड चैलेंज, दैट इज पॉलिसी पैरालाइसिस। पॉलिसी पैरालाइसिस, पॉलिसी पैरालाइसिस। तो इसमें लिखना, इन कोalition गवर्नमेंट, इन कोalition गवर्नमेंट decision making can be slow, in coalition government decision making can be slow due to the need for consensus, due to the need
for consensus which results into delays in the policy making and implementation, results into delays in the policy making and implementation for example during the UPA coalition government, during the UPA, that is United Progressive Alliance, during the UPA government 2004 से 2009 इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील delayed by 3 years, comma, idea of the agreement came in 2005. Idea of the agreement came in 2005, but ultimately agreement signed in 2008. आइडिया 2005 में आया था, लेकिन ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 2008 में जाके। सो हुआ क्या, यूपीए की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार चल रही थी, जिसमें बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, और यहाँ पे मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। हमने यूएस के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन करनी थी। सिविल न्यूक्लियर डील का मतलब क्या था कि यूएस क्या करेगा, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो लगाने में मदद करेगा। 2005 में यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया, दैट इज जॉर्ज बुश। 2005 में जॉर्ज बुश बोल रहा है कि हम इंडिया के साथ ये डील साइन करेंगे 2005 में, लेकिन 2005 से 2008 आ जाता है और फिर जाके ये डील जो है वो साइन होती है। उसका कारण क्या था? हमारे यहाँ पे यूपीए का कंसेंसस नहीं बैठ रहा था, इनकी आपसी रजामंदी नहीं बन पा रही थी इस डील को लेकर। बहुत सारी कंडीशंस थी अलग अलग पार्टीज की, क्योंकि मिलके सरकार बनाई थी, अकेली कांग्रेस के पास तो मेजोरिटी थी नहीं, जिसकी वजह से ये डील 3 साल डिले हो जाती है। जो 2005 में साइन की जा सकती थी वो 3 साल डिले होगी, तो इसको बोलते हैं पॉलिसी पैरालाइसिस। जब पॉलिसी मेकिंग में, नीतियां बनाने में, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन में डिलेज हो जाते हैं, उसके लिए शब्द यूज करते हैं पॉलिसी पैरालाइसिस। और ये कब होता है? जब आपकी कोalition की सरकार होती है, क्योंकि कोalition में आपको सबकी रजामंदी चाहिए, और सबकी रजामंदी के चक्कर में हर एक क्या आप बोल सकते हो तलवे चाटने पड़ते हैं सरकार को, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अभी जैसे इस बार इलेक्शन जब रिजल्ट आया, सो यूएस वॉज वेरी हैप्पी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज हैप्पी। उसका कारण क्या था? उनका ये बोलना था कि पिछली बार 303 सीट्स थी बीजेपी अकेली के पास, जिसकी वजह से हम इस बंदे के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर नहीं बना पाते थे। उसका कारण क्या था? इसकी पार्टी की मेजोरिटी थी, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 303, 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, और इस बंदे के पास कितनी है? 303 सीट्स 2019 में। तो ये किसी की नहीं सुनेगा, ये सिर्फ अपनी पार्टी की सुनेगा। अदरवाइज जब कोalition की सरकार होती है ना, तो बाहर की बड़ी बड़ी कंट्रीज क्या करती हैं? इन कोalition को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कांड करती हैं, खास तौर पे यूएस, कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो इसकी कोalition में हम फूट डलवा देंगे। तभी तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में बाहर की कंट्रीज का बहुत लेना देना होता है। कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगता है कि ये चाइनीज की सपोर्ट के साथ बीजेपी के अगेंस्ट एजेंडा चला रहे हैं, लगता है कि नहीं? इस बार यूएस क्यों खुश था? उसको ये था कि इस बार मोदी थोड़ा सा सोच समझ के चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पार्टी के पास सिर्फ 240 सीट्स हैं, और इसको कोalition की सरकार चलानी है, तो सबके साथ बातचीत करके कंसेंसस बिठा के चलेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये कोalition टूट जाए तो किसी की भी सरकार यहाँ पे नहीं बन पाएगी, और लोकसभा रद्द हो जाएगी और दोबारा से इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो इंडिया के पास इतनी सीट्स हैं कि वो सरकार बना ले, ना अकेली बीजेपी के पास है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे सीट्स किसके पास हैं?
दैट इज 293 सीट्स एनडीए के पास, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिनकी अभी सरकार चल रही है। इसमें बड़ी पार्टी है 240 सीट्स के साथ बीजेपी। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज। कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज, जो विचारधाराएं होती हैं, आइडियोलॉजी, कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज। तो लिखना, पॉलिटिकल पार्टीज एज अ पार्ट ऑफ कोएलिशन, पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज एज अ पार्ट ऑफ कोएलिशन may have to dilute, may have to dilute their core ideology, may have to dilute, dilute करना मतलब कुछ मिक्स करना किसी चीज में, आप बोल सकते हो। ठीक है, प्योरिटी को खत्म करना। may have to dilute their original ideology to make consensus with the coalition, to make consensus with the coalition। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक तो होता है कि अकेली बीजेपी की सरकार बनती, बीजेपी के पास आप बोल सकते हो पिछली बार की तरह 272 से ज्यादा सीट्स होती, तो बीजेपी को किसी दूसरी पार्टी की सुनने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी पार्टी की जो विचारधारा है ये उसके अकॉर्डिंग चल सकते थे। लेकिन अभी क्या है, बीजेपी सिर्फ अपनी विचारधारा से नहीं चल सकती है, इनको बाकी अपनी गठबंधन की पार्टीज के साथ अपनी विचारधारा थोड़ी सी मिला के चलनी पड़ेगी, जिसके चक्कर में क्या है, उनकी कुछ माननी पड़ेगी और अपनी कुछ मनवानी पड़ेगी। तो मतलब क्या है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप अपनी सिर्फ विचारधारा के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, आपको सामने वाले की विचारधारा का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। तो इससे क्या होता है, जिसकी सरकार चल रही है, जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है, वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ नहीं चल सकता है, उसको अपनी गठबंधन की सरकार को एक साथ चलाना है कंसेंसस के बेसिस के ऊपर। लास्ट इसमें लिख लो, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में क्या नुकसान हो सकता है, तो लिखो इसमें, कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस, कोएलिशन गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कैन इन्फ्लुएंस the decisions of foreign policy। for example तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट was delayed due to the coalition member, due to the coalition member of UPA, due to the coalition member of UPA, that is Trinamool Congress, that is Trinamool Congress। तृणमूल कांग्रेस, अभी भी अगर तुम देखोगे तृणमूल कांग्रेस कहां पे चलती है, वेस्ट बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। अभी भी अगर तुम देखो, इंडिया अलायंस है, INDIA, इंडिया अलायंस बनाया इन्होंने, कैपिटल इंडिया, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया अलायंस की अगर आप बात करो तो इसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है। तृणमूल कांग्रेस क्या है, स्टेट पार्टी है आज के टाइम पे, पहले ये नेशनल पार्टी रह चुकी है, अभी ये स्टेट पार्टी है। कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस की उस टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर, आपकी चीफ मिनिस्टर थी कौन, ममता बनर्जी। तीस्ता जो नदी है ये बहती है वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, और तीस्ता के पानी को शेयरिंग को लेकर आप बोल सकते हो हमने एक एग्रीमेंट साइन करना था, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। हालांकि वो साइन किया भी गया 2011 में,
लेकिन वो एक टेम्परेरी एग्रीमेंट साइन हुआ जो 15 सालों के लिए सिर्फ साइन हुआ। सरकार चाहती थी परमानेंट एग्रीमेंट साइन हो जाए। वो टेम्परेरी एग्रीमेंट इसलिए साइन हुआ और वो भी बड़ा डिलेज के साथ साइन हुआ। उसका कारण ये था, यूपीए की कोalition का एक मेंबर तृणमूल कांग्रेस उसमें झंझट डाल रही थी, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का आप बोल सकते हो जितना भी मुद्दा है उसको सामने रखते हैं। और वेस्ट बंगाल की जनता इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन तीस्ता रिवर का पानी। और अगर तीस्ता का पानी अच्छा खासा आप बांग्लादेश को छोड़ोगे तो प्यासा कौन मरेगा? वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, 2019 से 2024 के बीच में अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करना होता था, बीजेपी किसी से नहीं पूछती थी। अगर बीजेपी को लगता है साइन करना है, झट से साइन हो जाता था। क्यों? क्योंकि 272 सीट चाहिए, 303 लेके बैठे हुए हैं ये लोग, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? नेक्स्ट लिखो, मेजर कोएलिशंस ऑफ इंडिया। इंडिया में 3 कोएलिशंस आपको देखने को मिलती थी, अभी 2 ही हैं खास तौर पे, दैट इज एनडीए एंड इंडिया। मेजर कोएलिशंस ऑफ इंडिया कौन कौन सी है? एक तो है एनडीए, एक है यूपीए और एक है इंडिया। ये 3 गठबंधन है हमारे पास। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो यूपीए को रिप्लेस कर दिया किसने? इंडिया ने। ठीक है, सो लिख लो सबसे पहले एनडीए के बारे में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सो लिखो, इट वॉज फाउंडेड ऑन 15 मई 1998। इट वॉज फाउंडेड ऑन 15 मई 1998, comma, it has total 40 parties. It has total 40 parties। 1998 के अंदर 15 मई को बनती है आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें आज के टाइम पे 40 पार्टीज है। इट हैज टोटल 40 पार्टीज, कॉमा, एनडीए गेन्ड 293 सीट्स। एनडीए गेन्ड 293 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस 2024। इन लोकसभा इलेक्शंस 2024, कॉमा, इन राज्यसभा एनडीए हैज, इन राज्यसभा एनडीए हैज 113 सीट्स। 293 तो इनके पास है, कितने में से? 543 में से। कहां पे? लोकसभा में। और वहां पे कितनी है? 113 सीट्स, कितने में से? 245 में से। इन राज्यसभा दे हैज 113 seats out of 245, comma, in state legislative assemblies, in state legislative assemblies NDA has total 210 seats out of total 4036 seats। हमारे देश में टोटल एमएलए कितने बनते हैं? सारी 28 स्टेट्स के और यूटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, इन सबके एमएलए की सीट्स मिलाओगे तो कितनी सीट्स बनेंगी? 4036 एमएलए हमारे देश में है। 4036 एमएलए में से आप क्या देखोगे कि 2106 एमएलए किसके हैं? एनडीए के, कॉमा, प्रेजेंटली NDA has formed governments with its individual parties। NDA has formed governments with its individual parties in 18 states, in 18 states and 18 states
नॉट 18, 19 स्टेट्स एंड 1 यूटी, 19 स्टेट्स एंड 1 यूटी, 19 है, गलत है, 19 स्टेट्स एंड 1 यूटी। यूटी कौन सी है? पुडुचेरी। ठीक है, यूटी कौन सी है? पुडुचेरी। पुडुचेरी के अंदर एनडीए की एक पार्टी की सरकार है, समझ रहे हो? बाकी अगर आप देखोगे 19 स्टेट्स में, 19 स्टेट्स में एनडीए की सरकार नहीं है, एनडीए कोalition में जो 40 पार्टीज हैं उसमें से किसी की सरकार है, आप बोल सकते हो। जैसे पंजाब में उस टाइम पे होता था कि पंजाब में अकाली दल की सरकार है, तो अकाली दल किसका पार्ट था? एनडीए का पार्ट था। तो पंजाब में भी कौन प्रेजेंट है? एनडीए प्रेजेंट है, आप बोल सकते हो। ऐसे 19 स्टेट्स और एक यूटी दैट इज पुडुचेरी, यहां पे आपको देखने को मिलेगी एनडीए की प्रेजेंस। तो मतलब अच्छी खासी प्रेजेंस है। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 28 में से 19 स्टेट्स में एनडीए की किसी ना किसी पार्टी की सरकार चल रही है। और हमारे देश में 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में तो अभी होने हैं, अभी प्रिपरेशन चल रही है, 2019 से बोला गया कि होंगे, अभी हुए नहीं है, अभी होंगे। तो 2 ही यूटी है जहां पे प्रेजेंटली सरकार चल रही है, एक यूटी ऑफ दिल्ली और एक पुडुचेरी। उसमें से भी एक में कौन बैठा हुआ है? बीजेपी। और बीजेपी किसका पार्ट है? एनडीए का। सो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आपके पास कोई अलायंस है या कोalition है, दैट इज एनडीए इन प्रेजेंट सिनेरियो। नेक्स्ट लिखो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। सो लिखो इसमें, इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर, इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ, it was formed after the Lok Sabha elections of 2004, Lok Sabha elections of 2004 under the leadership of Sonia Gandhi। सोनिया गांधी फाउंडर मानी जाती है इसकी। अंडर द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी, कॉमा, दिस coalition was dissolved in, this coalition was dissolved in जुलाई 2023, dissolved in जुलाई 2023, जुलाई 2023। ठीक है, जुलाई 2023 में ये कोalition आपकी भंग हो जाती है, क्योंकि इसको किसने रिप्लेस कर दिया? इंडिया ने। तो फिर मेजर मुद्दा हमारा कौन है अभी? इंडिया। तो लिखो उसके बारे में, इंडिया कैपिटल में लिखना। उसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंडिया, ऐसे लिखते हैं इसको, डॉट डॉट लगा के। ठीक है, इंडिया। सो लिखो, it was founded on, it was founded on 17 जुलाई 2023, फाउंडेड ऑन 17 जुलाई 2023 अंडर द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी, अंडर द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी। एनडीए में कितनी पार्टीज थी? एनडीए में कितनी पार्टीज थी? पार्टीज 40 पार्टीज। इसमें भी कितनी है? 40। इट हैज टोटल 40 पार्टीज, इट हैज टोटल 40 पार्टीज, कॉमा, इन 2024 लोकसभा इलेक्शन,
इन 2024 लोकसभा इलेक्शन they won 237 seats. They won 237 seats. उनके पास कितनी आई 293, इनके पास कितनी है 237, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, समझ रहे हो? तो मतलब अगली बार इनकी सरकार बन सकती है, देयर इज अ हाई चांस, लेकिन ना ही बने तो अच्छा है, बर्बाद कर देंगे देश को, राइट? क्योंकि कोएलिशन की इस तरीके की कोएलिशन, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बहुत बहुत गड़बड़ है, कोई मेजर पार्टी है ही नहीं। अगर आप देखोगे मेजर पार्टी भी, अगर आप देखोगे कांग्रेस, कांग्रेस के पास भी 90 समथिंग सीट्स हैं, आप बोल सकते हो। इतने से गाड़ी नहीं चलती है, एक पार्टी की सरकार बने देश का प्रोग्रेस होता है, अदरवाइज पॉलिसी पैरालिसिस के चक्कर में देश की धज्जियां उड़ा देते हैं, और ये उड़ाएंगे अगर इनकी बन गई गलती से। 237 लोकसभा में, कॉमा 91 इन राज्यसभा, राज्यसभा में उनके पास कितनी है 113, इनके पास कितनी है 91, कॉमा 1634 1634 इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके पास कितनी है, ध्यान से देखो 2106 2106, इनके पास है 1634। टोटल देश में जितने एमएलए हैं उसमें से 1634 इनके हैं, इनकी किसी पार्टी के, और 2106 एनडीए की किसी पार्टी के, हाँ बोल सकते हो, कॉमा इंडिविजुअल पार्टीज ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल पार्टीज ऑफ इंडिया formed governments, formed governments in 8 states and 1 UT, in 8 states and 1 UT। उनकी कितनी स्टेट्स में थी 19, इनके कितने में है 8 में, इस चीज को दिमाग में रखना, 8 स्टेट्स एंड 1 यूटी। यूटी कौन सी है, दिल्ली, दिल्ली के अंदर किसकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी किसका पार्ट है, इंडिया अलायंस का, ठीक है, इसको याद रखना। हाँ, ज्यादा गैप नहीं है, दैट इज गुड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जो अदर स्मॉल पार्टीज होती हैं जिनके पास एक एक दो दो सीट्स हैं और किसी कोalition में नहीं है वो, सर उनका क्या रोल होता है? और उन मतलब कि देखो ऑटोमेटिकली अगर आपको वो अपनी सीट्स दे रहे हैं, सीट्स देने का मतलब है आपके साथ कोalition बना रहे हैं, अगर तो देखो सामने वाली पार्टी के पास थोड़ी सी ज्यादा सीट्स हैं तो उनके बंदों को आपको मिनिस्टर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये मिनिस्टर बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो पहले क्या होती है, डिस्कशन होती है, आप बोल सकते हो। जैसे अगर आपने देखा हो नरेंद्र मोदी का नाम भी अनाउंस किया इलेक्शंस के बाद, आप बोल सकते हो, तो उससे पहले एनडीए की मीटिंग हुई थी और उसमें सब डिसाइड किया जाता है, एनडीए कोalition बैठेगी और डिसाइड करेगी किस पार्टी के कितने मिनिस्टर बनेंगे, कौन सी किसके पास मिनिस्ट्री जाएगी, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, सब डिसाइड करते हैं। अगर तो आपके पास अच्छी खासी सीट्स हैं कोalition के अंदर, फिर तो आपका मिनिस्टर पक्का बन जाएगा, और जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स होती है ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर तो उन्हीं का ही बनता है, आप बोल सकते हो। जैसे बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर बना, और अगर इंडिया को देखोगे उसमें कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं, तो किसका बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस का। देख लो ना, ऑपोजिशन का लीडर किसको बनाया, राहुल गांधी को ना। ऑपोजिशन का लीडर मतलब जो अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर है, ऑपोजिशन का लीडर मतलब जो अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर है। अगर इंडिया की सरकार बनती तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनता, राहुल गांधी। लेकिन अगर बहुत कम सीट्स हैं, 3 4 सीट्स, 5 7 सीट्स, तो फिर ज्यादा कुछ उनका लेना देना होता नहीं है, आप बोल सकते हो। बट हाँ, सरकार में थोड़ा बहुत आपकी पूछगिछ तो होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब से आप बैठे हो, पंजाब में कितनी सीट्स जीती है इस बार आम आदमी पार्टी ने, है अंदाजा कोई? 4 4। 4 सीट जीती है ना। मान लो 4 सीट्स इनकी जा रही है कहाँ पे, इंडिया के अंदर, तो
पंजाब में तो एटलीस्ट इनसे पूछेंगे ना कि पंजाब में हम क्या करें क्या ना करें। सेंटर सरकार पंजाब में तो इनकी पूछगिछ करेगी, अदरवाइज तो इनसे कोई नहीं पूछेगा कुछ। सर इनका और भी रौला है, जैसे जैसे पंजाब में 4 सीट्स इनकी हैं आम आदमी की, और शायद से 5 सीट्स कांग्रेस की हैं। और कांग्रेस। ये नेशनल मतलब कि ऊपर तो ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस है, और पंजाब में कहते हैं हमारा कोई अलायंस नहीं है, और ये सारे सीट्स पे लड़े हैं एक दूसरे नहीं के ना, तुम खिलाफ। समझते नहीं उस चीज को। उनका अलायंस है लोकसभा को लेकर, विधानसभा में उनका कोई अलायंस नहीं नहीं है। सर, लोकसभा की सीट्स के ऊपर भी ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। नहीं वो तो चलो लड़े हैं, वो तो आप खुद देखो ना। अगर इंडिया अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी की पंजाब में से कांग्रेस से ज्यादा सीट्स आती हैं, तो इंडिया अलायंस पंजाब में किससे पूछेगा? आम आदमी पार्टी से पूछेगा। अगर उसी इंडिया अलायंस में आप बोल सकते हो पंजाब में से ज्यादा सीट्स कांग्रेस ले जाती है और आम आदमी पार्टी की कम रह जाती, तो वही इंडिया अलायंस पंजाब में किससे पूछेगा? आप बोल सकते हो कांग्रेस से पूछेगा। तो वो तो compete करेंगे ही आपस में। हर पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट्स जीते और अलायंस के अंदर हमारा बोलबाला हो, तो आपस में ये compete करते हैं। ऐसा इसमें भी तो होता है। इंडिया अलायंस को देखो या एनडीए अलायंस को देखो, ऐसा नहीं होता कि अलायंस की पार्टीज आपस में compete नहीं करेंगी, वो तो compete करेंगी। क्योंकि अलायंस के अंदर अगर 40 पार्टीज बैठी हैं तो हर पार्टी चाहती है कि इस अलायंस की ज्यादा सीट्स हमारी हो। वो कैसे होंगी? अपनी ही अलायंस में बैठी हुई बाकी पार्टीज के लीडर्स को हरा के। समझ रहे हो? तो वो सर कंपटीशन तो इनका हमेशा रहता है। इन इनका क्या समझ आता है, चंडीगढ़ में लड़े नहीं, चंडीगढ़ में कांग्रेस को चंडीगढ़ दे में उनको दिए। पता था ना कि हम जीतेंगे नहीं। बाकी इनके कुछ सेटलमेंट भी होती है ना, कि यहाँ वाली सीट हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, हाँ, अरे होती है। ऐसे हुई है सर कि जो एमसी बनाया, मेयर बनाया चंडीगढ़ का, वो आम आदमी पार्टी का बना दिया उन्होंने लड़ के, और हम्म, एमपी की सीट के लिए कांग्रेस ये को दे पीछे हट दिया। गया। हाँ, ये ऐसे ही करते हाँ हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। जैसे ये नहीं, बादल और कैप्टन, इनकी भी आपस में सेटलमेंट होती थी कि जिस सीट से बादल खड़ा हो रहा है उस सीट में ना बिल्कुल घटिया कैंडिडेट अपना खड़ा करते थे ये। जहां से बादल खड़ा होता था वहां से कांग्रेस अपना बिल्कुल घटिया कैंडिडेट खड़ा करती थी, मतलब चांस ही कोई ना हो बादल के अगेंस्ट उस बंदे के जीतने का। सेम फॉर कांग्रेस, जहां पे कैप्टन खड़ा होता था आप बोल सकते हो वो अपना घटिया सा कैंडिडेट खड़ा करते थे कि वो कभी जीत ही ना पाए। तो इनकी भी सेटलमेंट होती थी आप बोल सकते हो, क्योंकि फैमिली रिलेशंस है इन लोगों के, तो कैप्टन एंड इनके तो फैमिली रिलेशंस है आप बोल सकते हो। इसके अलावा पार्टीज के अंदर ऐसा ही होता है, वो पार्टीज जो आपको दिखती हैं आपस में लड़ रही हैं, इनके अंदर की सारी सेटलमेंट होती है। वो आपको दिखाते हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। आपस में इनके सब मतलब सेटलमेंट की होती है, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, लेकिन हाँ कंपटीशन तो रहेगा ऑटोमेटिकली, हर एक पार्टी चाहती है उनकी सरकार बने। ठीक है, सो इसको दिमाग में रखना। नेक्स्ट लिखो, इंटरनल इमरजेंसी ऑफ इंडिया। इंटरनल इमरजेंसी ऑफ इंडिया। सो लिखना इसमें, द ईयर 2024, द ईयर 2024 ऑन 24 25 नॉट 24 25 जून मार्क, on 25 June mark the 50th anniversary, mark the 50th anniversary of national emergency, of national emergency of 1975, national emergency of 1975। कंगना रनौत की मूवी आ रही है ना इमरजेंसी, बड़ा उसके ऊपर रौला पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा। सर्टिफिकेट नहीं मिला सर उसे। है, सर उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला। अभी मिला नहीं तभी तो बोल रहा हूँ, बड़ा रौला पड़ा हुआ है उसके ऊपर। वो सर्टिफिकेट के ऊपर ही तो बोर्ड बोल रहा है, सेंसर बोर्ड, कि आप इसमें से वो जो असैसिनेशन है वो उसका सीन हटा दो जी आप, पंजाब के दिल्ली के दंगे मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, ऐसे वो चल रहा है। मतलब बड़ा रौला पड़ा हुआ है आप बोल सकते हो। फिर कंगना रनौत ने कुछ कमेंट्स किए थे आप बोल सकते हो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर। बट आई थिंक ना, मेरे हिसाब से इसमें जो ये बड़े बड़े लीडर्स हैं पंजाब के, बहुत गलत है। कंगना से ज्यादा गलत है वो मेरे हिसाब से। वो एक वो सिमरजीत सिंह मान,
मतलब उसको पकड़ के ना मुझे लगता है ऊपर से धक्का दे देना चाहिए कि तू चला जा, बहुत हो गया तेरा। मतलब इस बंदे को मैंने कई बार सुना है, ट्रस्ट मी, मैंने कई बार सुना है। और हमेशा अगर आप देखोगे ना, हमेशा, मतलब इतनी घटिया लैंग्वेज है इस बंदे की, उसको समझ ही कुछ नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छी बात है नहीं जीता वो, मतलब इतना, इतनी घटिया सोच। क्योंकि आज के प्रोग्रेसिव समाज के अंदर अगर आप ऐसी सोच लेके चल रहे हो, वो पता क्या बोल रहा था आगे जी, कंगना रनौत ने बोला है कि पंजाब के जो किसानों के रिवोल्ट हुआ था, चलो अकेला पंजाब तो था नहीं, वहां पे यूपी भी था, हरियाणा भी था, कि वहां पे बहुत सारे रेप हुए। तो बोलता जिसका रेप हुआ होता है उसको पता होता है कि रेप हुए होंगे। तो मतलब वो बोल रहा है कि कंगना रनौत को रेप का एक्सपीरियंस है, उसने यही बोला कि जिसको एक्सपीरियंस होता है वही बताता है कहाँ पे किसका रेप, मतलब वो ये बोल रहा है कि इसको रेप का एक्सपीरियंस है। और फिल्म इंडस्ट्री में तो यही सब चलता है, तो इसलिए ये बोल रही है। मतलब इतनी इतनी घटिया सोच। आप एक आग सिख हो, आपने अमृत छका हुआ है, मतलब माइंड योर टंग ना, क्या बोल रहे हो आप, बकवास मार रहे हो। नहीं, उसके बोलने में और इसके बोलने में बहुत डिफरेंस है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर देखो कंगना रनौत ने बोला कि पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट चल रही है, इसमें बिल्कुल सच है, इसमें झूठ क्या है मुझे ये बताओ पहले। एक उसके अंदर बैठा हुआ, जेल के अंदर बैठा हुआ है ना, उसको आप जिता रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो बड़ा प्रोग्रेसिव बंदा है? मुझे ये बताओ पहले। हिस्ट्री सर्च करके देखो उसकी जरा, उसके हालात क्या है। धर्म के नाम के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाने में मतलब फेमस हो चुके हैं ये लोग। अगर आप मुझे एक बात बताओ, मैं खुद पंजाब से हूँ, पंजाब को काट के आप इंडिया से अलग करते हो, मरना है आप लोगों ने इंडिया से अलग होके, खत्म हो जाएगा पंजाब, कुछ नहीं बचेगा। अरे तुम पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान का क्या बना, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा था, पंजाब तो है ही कुछ नहीं, वो खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, आप बोल सकते हो पंजाब का क्या बचेगा वहां पे। तो इस तरीके की चीजें जो है हमारे पंजाब के अंदर अगर आप देखोगे, बहुत गुंडा राज चल रहा है, और दिस इज द ट्रुथ। कितने लोग मारे गए हैं, क्या ये गुंडा राज नहीं है ना? तो फिर क्या झूठ बोला उसमें? झूठ क्या बोला? क्या उसने आपके धर्म के बारे में बोला? क्या उसने सिखिज्म के बारे में बोला? नहीं, उसने खालिस्तानी टेररिस्ट के बारे में बोला। एंड यस, दिस इज ट्रू, खालिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट हैं। खालिस्तान मूवमेंट इज नॉट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट मूवमेंट, लेकिन इस मूवमेंट का हवाला लेके बहुत सारे लोगों ने टेररिस्ट एक्टिविटीज की हैं, एंड दैट इज ट्रुथ। 1984 में जो लोग प्रेजेंट थे उस टाइम पे, अपने मम्मी डैडी उनसे पूछ के देखना जरा, ये खालिस्तानी मूवमेंट का सहारा लेके रात को लोगों के घर में घुस जाते थे और लोगों की लड़कियों का रेप करके वहां से जाते थे। और कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको मारा गया है रेप करके उसके बाद। ये 1984 की मूवमेंट की बात है और ये पंजाब की बात है, दिस इज द ट्रुथ। और ये एक्सपीरियंस आपको घर वाले जो पंजाब के है ना, क्योंकि मुझे पता है हमारे घर वाले उस टाइम पे थे, आप बोल सकते हो दादा दादी अभी भी वो बैठे हैं तो वो बताते हैं इस चीज के बारे में कि ये चीज हुई है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। मसा ही तो जाके आपने उस चीज से छुटकारा पाया और दोबारा से आप फिर उसी चीज में जाना चाहते हो। सर हमारे घर में तो मतलब कि मुकाबला भी हुआ है यहाँ पर पुलिस और टेररिस्ट्स का। हाँ और हमारे मतलब कि बहुत बताते हैं बुजुर्ग भी, बहुत सारे बफेलोस वगैरह मर गए थे हमारी। हाँ, मैं आपको बता तो रहा हूँ, बहुत घटिया समय था, वैसा समय दोबारा कहीं से भी ना, कहीं पे भी ना आए और कभी भी ना आए, आप बोल सकते हो। और यहाँ पे यंगस्टर्स को पता कुछ नहीं होता, लग जाते हैं पीछे कंगना। मैं ना कल, एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ, कल मैंने देखा एक न्यूज चैनल का, इंस्टाग्राम पे। तो वो नीचे मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो मतलब मुझे देख के बड़ा वो महसूस हुआ, मतलब उसको, एक 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 वुमेन को आप इतना कुछ नहीं बोल सकते, यू हैव नो राइट टू से दैट। आप किसी को करेक्टरलेस या समथिंग लाइक दैट आप कुछ नहीं बोल सकते। हर एक बंदा अपनी आवाज उठा सकता है जिसको जो लगता है। आप उसका मतलब आप उसको धमकियां दे रहे हो मारने की, क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो जैसे इंदिरा गांधी को हमने मारा था तुझे भी मारेंगे, तो ये क्या है? तुम बड़ा अपने सर पे ताज पहन रहे हो, समझ रहे हो? तुम अपने सर सर पे ताज पहन रहे हो। सर वुमेन की रिस्पेक्ट तो आपने क्या करनी है, आप उसको मारने की धमकियां दे रहे हो। ये सब चीजें सिखिज्म नहीं सिखाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर बीजेपी वाले भी ये कह रहे हैं कि भी
कंगना जो भी बयान देती है वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, भी हमारी पार्टी का उसके ओपिनियन से कोई ऑब्वियसली लेना वो तो देना नहीं। पर्सनल ओपिनियन, वो तो पहले भी देती रही है, उसने कौन सा ना बीजेपी ज्वाइन करने के बाद देना स्टार्ट किया है, वो तो पहले भी ये सब बोलती रही है, तो उसका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन ऑटोमेटिकली जब आप किसी पार्टी के साथ ज्वाइंट होते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है। और इसने भी जब ये कमेंट्स वगैरह किए, तो उसके बाद बीजेपी ने इसको फटकार लगाई कि ये सारी चीजें आप नहीं बोल सकते हो, अगर आप हमारे एमपी हो तो आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया, पार्टी के जैसे ही आप एमपी बन जाते हो ना, तो आप पार्टी की बोली बोलोगे, नहीं बोलोगे तो आपको वो पार्टी की मेंबरशिप से खारिज कर देंगे, और अगर आपकी मेंबरशिप गई तो आपकी एमपी की सीट्स भी जाती हैं। आप तब तक एमपी हो जब तक जिस पार्टी ने टिकट आपको दी थी और जिसकी टिकट के ऊपर आप जीते हो, उस पार्टी के आप मेंबर हो, तब तक के लिए। वो सब बातें छोड़ दो, आप बोल सकते हो। कंगना रनौत को आपने भी बोलते हुए सुना था, मैंने भी सुना है कि वो क्या बोलती है, उसमें कुछ वल्गर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, उसमें कुछ वल्गर नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्सेप्टेबल ना हो। हाँ, थोड़ा एक्सट्रीम बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वैसा है नहीं। तुम देख नहीं पा रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, वैसा है। अब हमारे यहाँ पे अगर आपने देखा हो, एक तरफ तो तुम, हाँ, तो वो सही है। मुझे क्या गलत बोला था? क्योंकि एक ऑफिसर की 500 रुपए की रीच में जाएगी। मेरी बात सुनो पहले, एक ऑफिसर की ड्यूटी क्या है? नहीं, वो थप्पड़ करना वो गलत है। दैट इज वेरी रॉन्ग। देखो, बोल आपको 100 बंदे गालियां निकालेंगे, आप क्या हर एक को थप्पड़ मारोगे? आप डेफामेशन का केस कर दो। दैट इज, उसने जो गलत बोला दैट इज नॉट करेक्ट, आप उसके ऊपर डेफामेशन का केस करो। आप ड्यूटी किस काम की कर रहे हो और आप किसी को थप्पड़ जड़ रहे हो, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। एक पुलिस वाले के पास कोई अधिकार नहीं होता किसी को थप्पड़ मारने का, या किसी भी सिक्योरिटी फोर्स का कोई अधिकार नहीं किसी के ऊपर हाथ उठाने का। दैट इज नॉट अंडर देयर पावर, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे तो कल को, आज उसने थप्पड़ मारा है, कल पुलिस वाला अपनी बंदूक निकाल के किसी को गोली मारेगा, और कल को मिलिट्री अपनी बंदूकें उठा के आपके ऊपर गोलियां मारेगी, और मिलिट्री प्राइम मिनिस्टर के सर के ऊपर गोली मारेगी और बोलेगी हम बनेंगे यहाँ पे, हम चलाएंगे सरकार को, तो आपको अच्छा लगेगा? चल रहा है म्यांमार में, अच्छा लग रहा है? क्या ये चाहते हो? नहीं ना। म्यांमार के अंदर वहां की जो लीडर थी, डेमोक्रेटिक लीडर थी, उसको पकड़ के जेल में डाला हुआ है मिलिट्री ने, और खुद सारा कंट्रोल कर रही है, तो वहां के लोग सुखी हैं? तो क्या फ्यूचर में आप ये चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो ये देख लो, इसकी शुरुआत यहां से होती है। जब आपकी मतलब जवान या आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी ड्यूटी से हटेंगे और कुछ मतलब इलीगल करेंगे, इट मींस आपका देश बर्बाद हो रहा है। समझ रहे हो? इट मींस आपका देश बर्बाद हो रहा है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसके घर पे जाके उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उसको इनाम दिया जा रहा है कि वाह वाह तूने बहुत अच्छा काम किया। आप क्या प्रमोट कर रहे हो? वायलेंस? इज इट जस्टिस? नो। ऐसे चलते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, ऐसे चलती हैं कंट्रीज? आंसर इज नो। आपको आपकी पीठ के पीछे बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी गालियां निकाल सकते हैं, क्या आप हर एक को मार के उसका बदला लोगे? नहीं। किस किस की जुबान बंद करोगे आप? समझ रहे हो? किस किस की जुबान बंद करोगे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझा जाए। और अगर तुम सर्विसेज में आना चाहते हो, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। वो जो बोल रही है सब सही नहीं, उसमें मैंने क्या बोला, वो बहुत अग्रेसिव बोल रही है, लेकिन आप उसके ऊपर डेफामेशन का केस करो, दिस इज रॉन्ग। लेकिन आप जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि इसको थोड़े लीगल तरीके से लेके चलो। जो यहाँ पे मतलब आप अपने आप को एक तरफ तो खालिस्तानी मूवमेंट के मतलब लीडर बताते हो, और आपकी जुबान जो है, जुबान आपकी इतनी गंदी जुबान, आप बोल क्या रहे हो? क्या आपका धर्म आपको ये सिखाता है? कहाँ लिखा है सिखिज्म के अंदर? लिखा है कहीं सर पे? सर उसको तो ऐसे ही है वो तो। वही तो बात है ना, आप इस चीज को समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपना ही चलता है नहीं। मुझे एक बात बताओ, हरमंदर साहिब के अंदर अगर आप जाओगे ना, मैं अमृतसर में रहा हूं तो मुझे पता है, हरमंदर साहिब के अंदर आप कभी जाके देखना, जितना, अब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, हरमंदर साहिब में जितनी गड़बड़ चलती है ना, उतनी कहीं नहीं चलती होगी। सराएं बनी हुई है वहां पे, खाली पड़ी होंगी, आपको कमरा नहीं देंगे वो।
आप सही बात सिफारिश है लगाओ, सर। उसी टाइम आपको आलीशान कमरा दे देंगे। क्या है ये? होता है कि नहीं ऐसा? जाके देख लेना, एक्सपीरियंस करके देखना। मैं तो वहां पे 2 साल रहा हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत बार ये बात। अब वहां पे जाके सरांग किसके लिए बनी है? जनता के लिए बनी है ना। खाली कमरे पड़े होंगे, कभी ऊपर चढ़ के देखना, सारे रूम लॉक होंगे, खाली पड़े होंगे, और आप थोड़ी सी सिफारिश लगाना, जाके अपने आप आपको लॉक खोल के कमरा देंगे। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कर क्या रहे हो आप? मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये मतलब हमारे गांव से भी एक पर्सन गया था, तो उसको पकड़ लिया, उसको धमकाया गया। उसने क्या देखा था एक्चुअली, कि वहां पे कुछ लोग जो वर्कर्स हैं, जो एसजीपीसी के वर्कर्स हैं, वहां पे बैठ के शराब पी रहे थे सनाग के अंदर। हम्म। अकल नहीं है, अकल की कमी है, आप बोल सकते हो। दिस इज नॉट सिखिज्म, दिस इज नॉट सिखिज्म। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको गुंडाराजी तो बोलते हैं फिर। अरे इसको क्या बोलेंगे फिर? इसको गुंडाराज नहीं बोलेंगे? हाँ। अरे बहुत गलत है। अरे मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, वहां पे ज्यादातर ऐसा ही होता है। अब इसमें इसमें किसी धर्म का कुछ वो नहीं है, कहीं के लोगों का कुछ वो नहीं है। यहाँ पे ये जो एसजीपीसी बना के बैठे हुए हैं ना, उसका है। हाँ। अब ये इनको वो नहीं दिखता, जब ये जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, मैंने आपको पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में। जिस बंदे ने गोलियां चलाई उस बंदे को सरोपा दे रहे हैं। गोलियां चलाने के जस्ट बाद उस बंदे को दरबार साहिब के अंदर एसजीपीसी के द्वारा क्या दिया गया? सरोपा दिया गया। उस टाइम पे अकाली मूवमेंट चलती थी, सरोपा दिया गया उनको। किसको? जनरल डायर को, जनरल डायर को। जिसने गोलियां। ये अच्छा है? और तुम्हारे सर लोगों फिर, को मार के गया वो। और बाद में सर उसे डिनर पे भी इनवाइट करते थे मजीठिया। हाँ, और समझ रहे हो? सरोपा देना मतलब सम्मान देना। जैसे आप दरबार साहिब में जाते हो ना, एक चीज और बताता हूँ एक्सपीरियंस करके देखना, लेकिन 500 रुपए लगेगा उसमें। दरबार साहिब में जाके ने 500 रुपए मत्था टेकना, सामने वाले को दिखा के, जो बैठा होता है पाठी वहां पे, वो आपको सरोपा देगा। अगर आप 100 रुपया टेक के फिर बोलोगे सरोपा चाहिए, नहीं मिलेगा। इसमें 500 लगता है सरोपा लेने में। समझ रहे हो? दिस इज द रियलिटी। धर्म कोई नहीं बुरा होता, धर्म को चलाने लग जाते हैं ना जब लोग, तब वो गड़बड़, तब सर गड़बड़ होती एसजीपीसी में सर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। है। हमें नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें एसजीपीसी हाँ में। बिल्कुल भी हमें नहीं। अरे एसजीपीसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एसजीपीसी में ना सिफारिश पे जॉब लगती है। सर जिसकी एक ना, सिफारिश है उसकी जॉब लगती है। सर एक हमारे मोहाली में गुरुद्वारा है अम्ब साहब। उसकी हाँ। ना सर बहुत जमीन थी, मेरे हिसाब से 8-9 एकड़ जमीन थी उसके। 2 एकड़, पता नहीं 3 एकड़ शायद से मॉल को बेचे हैं, जो अभी वहां पर मोहाली वॉक मॉल आज नहीं जो बना। बन रहा है, हाँ, मोहाली वॉक बन रहा है, हाँ उसको जी सर, सर वो गुरुद्वारे की जमीन थी, देख लो। हाँ, तो ये ऐसे ही करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, ऐसा सब करते हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम, आप बोल सकते हो। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम जो आपको इस संस्था के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक चीज और बता रहा था मैं तुम्हें। ये दरबार साहिब के अंदर एसजीपीसी के द्वारा बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आप बोल सकते हो, जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखे हुए हैं, वो बैन है, आप नहीं वहां पे चला सकते। बहुत सारे। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या है, बहुत सारे भक्ति सेंट्स की जो बाणीज है वो लिखी हुई हैं। गुरु ग्रंथ साहिब ने हजारों बार राम, कृष्ण, हरि, ये शब्द आते हैं हजारों बार। अगर आप वाहेगुरु शब्द सुना है ना, वाहेगुरु शब्द 100 बार भी नहीं आता पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में, 100 बार भी नहीं आता। और राम कृष्ण शब्द ये हजारों बार आते हैं। आप कभी बाणी सुन के देखना, और उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, और इनके खुद के लिखे हुए मतलब समझने की कोशिश करना। नीचे इंग्लिश में लिख के देते हैं, उसको समझने की कोशिश करना जरा, क्या लिखते हैं। दरबार साहिब में जाओगे ना, जब वो बाणी चल रही होती है ना, तो ऊपर लिखा आता है वो आपका हिम, और नीचे उसका मीनिंग लिखा होता है इंग्लिश के अंदर। ये इंस्टाग्राम वगैरह की वीडियोस पे नहीं मैं बोल रहा हूँ बिलीव करने के लिए, वहां जाके पढ़ के देखना। तो बहुत सारी बाणियां बैन कर रखी कि आप चला नहीं सकते। सर यही बोलता है वो फिर कैसे टड्रियां चलेगा? वाला। चल नहीं सर, पाएगा ना। सर जो एक संत नहीं है टड्रियां वाला, वो इन्हें यही कहता है कि भी
अगर बाणी में लिखे हुए हैं तो बैन क्यों कर रहे हो भी, है ना? फिर या तो फिर बाणी सारी गलत है आप के हिसाब हाँ तो से भाई तो। फिर ये सही है ना, ये लिख लेंगे नहीं वाली, बाकी सब गलत है वो, भाई ये लिखेंगे नहीं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है फिर बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।